जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती वाले जो पेपर हैं, जितने भी सारे पेपर हो चुके हैं उनको हम कवर कर रहे हैं इस वाले प्लेलिस्ट में। तो ये वाला जो सेशन है इसके अंतर्गत आप कवर करेंगे जीएस का पार्ट, यानी कि जीके जीएस जो भी आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जो सारे प्रश्न पूछेंगे उनको कवर करेंगे और जो आगे प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में, जो भी उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक जीके है वो सारी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ये वाला जो पेपर है वो आपका हुआ था 20 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में। और किसके लिए हुआ था? तो ये पेपर हुआ था जेल वार्डन के लिए, फायरमैन के लिए और घुड़सवार के लिए। तो इनके लिए जो इस पोस्ट के लिए जो पेपर बनाया गया था तो ये वही है। और इसके अंतर्गत आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पूरा रिवीजन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020, तो एक इंडेक्स निकाला गया था इसके द्वारा। फिर कहा गया कि इसके अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक क्या किया गया, एक इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल वेब इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। तो अब उसमें पूछा गया कि सोशल मीडिया जो यूज किया जाता है तो उस पर पूरी दुनिया में औसत जो है कितना समय एक दिन में आदमी व्यतीत करता है। तो एवरेज जब समय निकाला गया था उस समय, तो ये विकल्प ए आपका सही उत्तर, यानी कि 144 मिनट आदमी प्रतिदिन खर्च करता है। तो देखो यहाँ से आपको ये आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंडेक्स कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, हमें करंट में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर वही जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं, तो सोशल मीडिया पे यहाँ पर कौन कितना समय व्यतीत कर रहा है, तो आपने देख लिया कि वो कितना है 144 मिनट पर डे। लेकिन अगर ये अगली बार आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा जो है समय वो कहाँ व्यतीत किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो समय है वो फेसबुक पर व्यतीत किया जा रहा है। अगर फेसबुक नहीं लिखा होगा तो मेटा लिखा होगा। अब हमने इसको यहाँ पर इंस्टाग्राम को एक ही में कवर कर दिया है, क्यों? उसका रीजन ये है कि ये भी क्या है, एक मेटा का पार्ट है। फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर आपका यूट्यूब आता है। तो ये कब की रिपोर्ट है? ये तो जो 2023 में रिपोर्ट आई थी तब की। तो अगली बार हो सकता है कि किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया जा रहा है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत किया गया था, तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर जो 2023 में रिपोर्ट आई थी तो कितना 2023 में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 4.80 जो बिलियन आपके लोग हैं, ये क्या है, सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस वाले इंडेक्स से पता चला। तो कितना समय व्यतीत करते हैं, तो इतना एवरेज निकल कर आता है 2 घंटे 24 मिनट। ये 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था उसको देखते हैं। क्वेश्चन था कि चीन की एक कंपनी कौन सी, ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ में $1 बिलियन का जो निवेश करने का समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर 1 बिलियन हो जाता है, कैसा है, ये भी डॉलर में है। और MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप समझौता ज्ञापन कह सकते हैं। कंपनी का देखो चीन है, कंपनी का नाम क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ मोटर कंपनी है, ठीक है। अब किस राज्य में, देखो उत्तर प्रदेश का ये प्रश्न का पेपर हुआ था, प्रश्न पत्र जो बनाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश का ना पूछकर किसी और राज्य का पूछा था। तो ये कहाँ किस राज्य में निवेश किया गया था, तो ये महाराष्ट्र राज्य में निवेश किया गया था। तो इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि हमको करंट में पढ़ना क्या है, सिर्फ यूपी का ही नहीं लेके चलना है, अदर राज्य का भी पढ़ना है। इसमें क्या किया गया कि कितना 1 बिलियन का इन्वेस्ट किया गया, कितने चरण में, 4 चरणों में, 4 बार में अलग अलग किया गया। अगला क्या है, ये कंपनी क्या करेगी, महाराष्ट्र में एक गांव है वहां पर अपना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और क्या करेगी, जो बनी है उसको और भी क्या करेगी, इनहेंस करेगी, बढ़ाएगी और बेहतर करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ये हर साल प्रदान किए जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड आपका जो है संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अब ग्रैमी अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा में जो संगीत आता है हर साल, तो उसके लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 से, यानी कि कह सकते हैं कि 1958 से हर साल ये प्रदान किया जाता है।
और संगीत के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा सम्मान है। अब 65वां जो ग्रैमी अवार्ड जो सम्मान वितरण किया गया ये हुआ था 2023 में। तो ये कहाँ पर होता है हर साल? तो ये लॉस एंजलिस में होता है। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं, एक संगीतकार हैं 2023 में जिन्हें प्रदान किया गया, उनका नाम है रिकी केस। ये एक भारतीय मूल के संगीतकार हैं और इन्हें किसके लिए प्रदान किया गया? तो डिवाइन डाइट्स के लिए इन्हें प्रदान किया गया। और सबसे ज्यादा जो मुख्य बात इनके लिए है वो ये है कि जो ग्रैमी अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया था, तो ये तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। तो अगर पूछा जाए कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया अब तक, तो ये अब तक दिया जाने वाला रिकी केस का है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वही हमारा उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज में है और ज्यादा एक्सटेंसिव है, बढ़ा करके दिया है। तो हम सीधे यहाँ पर आपका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? यहाँ पर दिया गया है विकल्प ए। विकल्प में पढ़ रहा हूं मैं, क्या है कि 1947 के बाद में बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग जो है वो लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक बोर्ड है। बोर्ड का क्या नाम है? बोर्ड है वो राजस्व बोर्ड। ठीक है, राजस्व ये बोर्ड बनाया गया था, राजस्व से संबंधित बनाया गया था। कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के संबंध में बात की जा रही है। हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना होती है 1831 ईस्वी में होती है। और कहां पर? इलाहाबाद में होती है, जिसका नाम अब बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इनके 2 कार्य थे। 2 कार्यों में आपके कौन कौन से सम्मिलित थे? तो पहला कार्य इनका हो जाता है प्रशासनिक वाला, दूसरा कार्य इनका हो जाता है इनका न्यायिक वाला। अब इसमें क्या होता है कि जो लेखपाल लोग होते हैं, तहसीलदार होते हैं और डीएम होते हैं, तो जिला लेवल पर, तो इनका भी क्या होता है? राजस्व से संबंधित होते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल तो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत ही काम करते हैं। अब इसमें जैसा कि हमने बताया प्रशासनिक, तो यहाँ पर जो राजस्व का प्रशासन है वो कैसे चलेगा? भूमि पर कर कैसे लगाएंगे? भूमि का सुधार कैसे करेंगे? भूमि का बंटवारा कैसे करेंगे? और उसके बाद में न्याय। न्याय का मतलब यहाँ पर वो न्याय जो किसी का भूमि विवाद, किसी का जगह से, ठीक है, ये सब जो संबंधित होते, तो ये सारे क्या होते थे? वो न्याय। तो प्रशासनिक और न्याय 2 प्रकार के कार्य हो गए। तो ये बात किसकी? ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है? ये राजस्व बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में। स्थापना 1831। अब देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिया गया है कि इसके कार्य क्या क्या है, किस प्रकार के कार्य हैं। तो देखो किराया का मतलब यहाँ पर भूमि पर किराया, लगान, और राजस्व का संग्रह करना, कर को इकट्ठा करना, और जो कर इकट्ठा करने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण रखना, इस तरीके से। और राजस्व जो कानून है उनका प्रशासन करना हो जाता है। अगला यहाँ पर स्टाम्प आप जानते होंगे, उत्पाद शुल्क, अफीम की खेती और उससे जो आयकर के संबंध, जो कानूनों का जो प्रशासन है कि प्रशासन कैसे चलेगा, तो ये सब किसके बोर्ड का काम है? वो राजस्व बोर्ड के काम है। अगला है यहाँ पर कि राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य भी देखते हैं और निपटान संचालन, ये सारे देखते हैं। एक यहाँ पर इसके अंतर्गत निपटान संचालन में एक पहला पॉइंट आता है कि 1932 में क्या किया कि नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों के समूह से संबंधित एक कार्य बोर्ड के इनको क्या किया गया? सौंप दिया गया था इसी बोर्ड को। और 32-34 में क्या किया गया कि इसके दौरान आयुक्त और कलेक्टरों के संभागीय और जिला प्रतिष्ठानों से संबंधित कार्य जो है वो बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए गए। तो हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आप और कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1932 में बोर्ड को उत्तर प्रदेश के लिए भूमि अभिलेख निदेशक के रूप में अधिसूचित किया गया। आप वेबसाइट पर डालते हो, वहां पर जहां से खसरा खितौनी निकलता है, तो वेबसाइट का नाम क्या है? भू अभिलेख विभाग करके लिख करके आता है। तो ये भू अभिलेख निदेशक के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। कब? 1932 में। 1934 में क्या गया? 1934 में कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स का कार्य जो है वो बोर्ड से ले लिया गया था। तो ये इन सारों से जितने सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए, इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आजादी के बाद में यानी कि 1947-48 के बाद में क्या हुआ कि आजादी की बाद में 1947-48 में कुछ परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन कौन कौन से थे? तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि बोर्ड के जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य क्या है वो अलग अलग कर दिया गया। पहले सब एक ही में था, फिर अलग अलग हो गया। जबकि बोर्ड की जो न्यायिक शाखा है वो इलाहाबाद में ही काम करती रही, और जबकि जो प्रशासन वाली बात थी वो लखनऊ में स्थानांतरित कर दी गई। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जीवों में किसकी यौगिक या फिर कंपाउंड आंखें होती हैं, कि कह सकते हैं जुड़ी हुई आंखें होती हैं।
अब ये क्वेश्चन आपका साइंस से हो जाता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प आप देख रहे होंगे, विकल्प ए, इसे ड्रैगन मक्खी कहते हैं। तो इसकी आंखें क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। आप अगर इसको माइक्रोस्कोप देखोगे तो इस तरीके से कटी छटी होती है, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में आंखें बनी होती हैं। और ये किससे संबंधित है, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, उससे संबंधित है। अब देखो कहीं पर आपको संघ लिखा हो सकता है, कहीं पर हो सकता है कि अगले पेपर में गढ़ लिख करके आ जाए, अगले पेपर में हो सकता है कि फाइलम लिख करके आ जाए, ठीक है, फाइलम लिख करके आ जाएगा। इस तरीके से नहीं लिख करके आएगा तो फाइलम इस तरीके से हो सकता आ जाए। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित। आर्थ्रोपोडा में जितने भी जीव जंतु, मतलब जो भी जीव हैं छोटे छोटे, छोटे या बड़े, वो क्या हो, उनके शरीर क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मक्खी के तुम शरीर देख लो, चींटा का देख लो, ठीक है, और भी कोई जो छोटे कीड़े अदर टाइप के जिनके पार्ट्स में डिवाइड है, ये सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएंगे। अब बात करते हैं, ये क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है, और लगभग कह सकते हैं कि 80,000 जो कीटों की जातियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहां से ये वाला बन सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न संख्या 6, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। पदक का नाम क्या है, कि जीवन आपका रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक। तो ये प्रदान किया जाता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी क्या होते हैं, जोखिम भरे कार्य करके और लोगों की जान बचाते हैं, उसके लिए प्रदान किया जाता है। कौन मंत्रालय प्रदान करता है, तो ये गृह मंत्रालय प्रदान करता है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसे नागरिक जो जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग में जलने से, या जो खानों में बचाव कार्य के दौरान किसी के जीवन की रक्षा करते हैं, तो उन्हें प्रदान किया जाता है। खानों मतलब क्या, जैसे कोयले की खान हो गई, हीरे की खान होगी, जहां पर माइनिंग की जाती, खनन किया जाता है, ठीक है, तो वहां के खानों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रश्न संख्या 7, तो इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, जो 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। अब यहाँ पर जो एक फोर्स की बात कही जा रही है, इसमें एक हिंट दी गई कि 1982 से, यानी कि 1982 से हर साल जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, उसको सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 7 के लिए, वो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसे आप जानते होंगे ITBP के नाम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका प्रारंभ जब कब किया गया, तो ये 1982 में प्रारंभ की जाती है, और भारत और जो चीन की जो सीमा है, जो क्या है, तिब्बत वाले रीजन में लगती है, तो वहां पर ये तैनात है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा में प्रारंभ से ही है क्या, ITBP में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाई है। और कैलाश मानसरोवर तिब्बत में क्या है कि कैलाश का जो माउंटेन रेंज है, कह सकते हैं कि 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, कैलाश मानसरोवर, और बाकी ये सारी अवस्थिति हैं, लोकेशंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विंग जो है दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। मान लेते हैं किसी जगह पर दंगे शुरू हो गए या होने वाले हैं, कुछ ऐसी समस्या हो सकती है, तो वहां पर उनको रोकने के लिए एक CRPF का गठन किया गया था। तो CRPF का निम्नलिखित उसका एक विंग है, कह सकते हैं उसका एक हिस्सा है, तो वो कौन सा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प डी हो जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स हो जाएगा, यानी कि जिसे आप कहते हो RPF, ठीक है, तो ये इसी का एक हिस्सा है। बात करते हैं किसके गठन की, तो 1992 में, यानी कि 1992 में CRPF की क्या करते हैं, 10 बटालियन को निकाल करके यहाँ पर RPF को गठित किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है, दंगों जैसी कोई स्थिति होती है, उनको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए इनको सामने लाया जाता है, इनको कार्य सौंपा जाता है। फिर कहते हैं कि जो बल है दंगा नियंत्रण, जैसे कि आंसू गैस के गोले छोड़ना और आग से निपटने में महारत हासिल होती है इन लोगों को। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है, जो भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, या फिर कह सकते कहां पर स्थित है। तो स्वामी नारायण जो मंदिर है, वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन अधिकतर आप लोग जानते होंगे, तो उसको अक्षरधाम मंदिर कहते हैं। ये स्थित है आपका दिल्ली में स्थित है, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है।
फिर बात करते हैं इसके डिटेल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है। तो सांस्कृतिक तीर्थ स्थल ये क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये अक्षरधाम मंदिर है और ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में ये बनाया गया था। ये फैला है 100 एकड़ की भूमि पर, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे यह विशाल मंदिर है और इसलिए 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये शामिल किया गया था। तब से ये शामिल है क्योंकि सबसे ज्यादा भूमि पर ये फैला हुआ मंदिर है। ये आपका कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10 जो है पूछा गया, ये आपका इतिहास से क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो वहां पर भी अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के लोगों ने वहां पर भूमिका निभाई। अब यहाँ पर 1942 में कहां पर झारखंड में किसने भूमिका निभाई थी या नेतृत्व किया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प भी, यहाँ पर इनका नाम क्या था कि चूनाराम महतो। ये झारखंड से इन्होंने नेतृत्व किया था किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय में शुरू हुआ था। कब से, 8 अगस्त 1942 से आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था यानी कि इसका उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और इस आंदोलन कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई में के अधिवेशन में से शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था और अंग्रेजों को जो गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो और भारतीयों से कहा कि करो या मरो, इसी के दौरान कहा था। अब बात करते हैं कि 1942 में कि मानभूमि जिसे अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि मानभूमि क्या है, तो इसका संबंध झारखंड से है। इसका वहां से नेतृत्व तो कौन यहां से किया था, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो, और हो सकता है कि अगली बार पूछ ले दूसरा नाम तो वो गोविंद महतो हो सकता है। तो अगला नाम आपको ध्यान रखना है गोविंद महतो। तो ये चीजें आपने यहाँ तक देख ली। यहाँ पर ये जो इससे संबंधित था आपका आरपीएफ से संबंधित यहाँ पर पार्ट था, आपने देखा कि एनएसजी के संबंध में। तो अगर एनएसजी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक एक्ट लाया जाता है एनएसजी एक्ट, और ये कब लाया गया था, ये लाया गया 1986 में। तो ये एनएसजी हो जाता है जिसे क्या कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और तो ये 1986 में कह सकते हैं कि स्थापित हुआ। अब ये किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये फोर्स काम करती है। अगला क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है, हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनका ध्येय वाक्य क्या है या मोटो क्या है। तो इनका जो ध्येय वाक्य हो जाता है वो है सर्वत्र और सर्वोत्तम सुरक्षा, ये इनका हो जाता है ध्येय वाक्य या मोटो या आदर्श वाक्य हो जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने यहाँ पर चीजों को इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे जो पूछा गया कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द की लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी, और अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे आपका लवनावरी। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाता है विकल्प डी, यानी कि आपका यहाँ पर आपका ना ये लूनी नदी हो जाता है, विकल्प डी। ये क्या है, संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कि नमकीन नदी। अब इसको मैप पर देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो लूनी नदी, इसके उद्गम स्थल की अगर बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, अरावली की पहाड़ी का जो पार्ट है एक नाग पहाड़ी, वहां से होता है। अरावली पहाड़ी क्या है, सबसे प्राचीनतम पहाड़ी हो, कैसे अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। यह पुष्कर के समीप से दो धाराओं कौन सी, सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अजमेर लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। और भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी है। अंतर प्रवाही नदी क्या है कि भारत का मान लेते हैं कोई जो हिस्सा है उसके अंदर ही प्रवाहित होती, कहीं जाकर के किसी समुद्र में नहीं गिरती है। तो ये अंतर प्रवाही शब्द को आपको कंसिडर करना, ध्यान रखना है। आप समुद्र में नहीं गिरती तो ये कहाँ जाती है, तो ये यहाँ से निकल करके आपको बहती हुई, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कच्छ का रण है जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर के ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, दलदल में क्या जाती है, समा जाती है। तो ये अंतर प्रवाही नदी हो जाती है। इसके सहायक नदियों की अगर बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जोवाई, सुकरी और जोजरी, ये सब क्या हैं, लूनी नदी के सहायक नदी हैं।
देखो यहाँ पर सूकरी हो गया, जवाई हो गया, ठीक है, ऑडी हो गया, तो इस तरीके से ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा यानी कि जो माउंटेन पास है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर माउंटेन पासेस के बारे में पूछा गया, राज्य आपका उत्तराखंड है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाता है प्रश्न संख्या 12 के लिए वो हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लें कि बाकी के दर्रे इनकी लोकेशन कहाँ पर है मैप में। तो लिपुलेख दर्रा कहीं भारत का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ये वाले पार्ट में स्थित जो भारत का पार्ट है, और क्लोजली जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप ये लिपुलेख की लोकेशन को देखेंगे। और बाकी जो थे लिपुलेख के अलावा कोंगक्का दर्रा लद्दाख में और खारदुंगा दर्रा लेह में, लेह भी कहाँ पर है लद्दाख का पार्ट है, और लनक दर्रा जो है वो अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। अक्साई चीन वाला पार्ट कहाँ पर आएगा, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर अक्साई चीन वाला ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाता है यहाँ से ये वाला अक्साई चीन वाला पार्ट हो जाएगा, तो ऊपर वाले हिस्से में कहीं स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो मिशन चंद्रयान 2 आपका जो लॉन्च किया गया तो उसमें आपका उपयोग हुआ था GSLV Mk3। ये कब शुरू किया, कब लॉन्च किया गया था, तो ये जब आपका चंद्रयान जो फर्स्ट लॉन्च हुआ उसके बाद में चंद्रयान सेकंड और उसके बाद में आपका चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ। अब चंद्रयान जो फर्स्ट लॉन्च हुआ ये लॉन्च हुआ था आपका 2008 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा वाहन था, वाहन था ना लॉन्च वाहन, यानी कह सकते हैं लॉन्च व्हीकल जिसे कहते हैं। तो PSLV और फिर C11 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C3, तो C11 यानी कि 11। जो दूसरा लॉन्च किया गया आपने देखा कि GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया। अब जो तीसरा वाला लॉन्च है उसके द्वारा कौन सा बनाया गया, तो उसका नाम भी GSLV Mk3 ही है, लेकिन हो सकता है उसका नाम बदल दिया गया। तो अगली बार आपसे कुछ और पूछे तो उसका नाम हो जाता है LVM3, ठीक है। तो LVM3 को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला जो सेकंड वाला लॉन्च किया गया था आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। भारतीय तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया। हाँ, अब जो इसके साथ गया था ऑर्बिटर गया था, एक लैंडर गया था विक्रम जिसका नाम था, और रोवर प्रज्ञान था। जो थर्ड वाला लॉन्च है उसमें ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी काम कर रहा है अपने ऑर्बिट में, यानी कि अपने कक्षा में घूम रहा है और इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है। लेकिन इसमें विक्रम और जो लैंडर यानी कि लैंड करेगा, और रोवर एक रोबोट जो वहाँ पर चल करके इकट्ठा करेगा नॉलेज, यानी कि उसको प्रज्ञान ज्ञान का नाम दिया गया। प्रश्न संख्या जो 14 है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो इसमें विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। एक तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो बनाया गया वो रूस के द्वारा बनाया गया था। अब रूस ने ये वाला कहाँ पर बनाया, तो ये वाला आपका हो जाता है अकादमिक लोमोनोव, इसका नाम रखा गया था। और जो समुद्र में जो वहाँ पर माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमी है तो सूरज की रोशनी भी क्या होती है वहाँ पर नहीं मिल पाती है ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए इसका निर्माण किया गया था। नाम पूछें तो अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया था, और इसकी नींव जो रखी गई वो 15 अप्रैल 2007 को रखी गई थी। और ये क्या करते हैं, लगभग कह सकते हैं 1 लाख लोगों को ऊर्जा प्रदान कर सकता है अगर कहीं पर आवासीय जो स्थल है वहाँ पर अगर ये ऊर्जा प्रदान करें। लेकिन ये अपना क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अपनी माइनिंग के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यानी कि प्रश्न संख्या 15 कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। अब सर्दियों में अगर कहा जा रहा है कि बर्फ में क्या कर दें, अगर नमक डाल दें तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये बर्फ जो पिघलती है तो क्यों पिघलती है, बस उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो विकल्प सी यहाँ पर कह रहा है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु जो है उसको कम कर दे, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया गया, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, यानी कि ये नागपुर में बनाया गया था। नागपुर आपका सही उत्तर हो जाता है।
बाकी मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में क्या क्या स्थित है, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं कि कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान आपका जो संस्थान है, जिसे हम ICR भी कहते हैं, वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, ये मेडिकल से संबंधित है, कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। अगली बात करते हैं कि पंडित साबरमल शोध संस्थान, ये आपका जयपुर में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके अगले पेपर में बने, क्वेश्चन डाले जाएं। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में इसको पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हमें पूछा गया कि चोल वंश का जो है एक तमिल राजवंश था, ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। फिर पूछा गया कि फिर इसमें दूसरा, ये पहला कथन हो गया, दूसरा कथन कह रहा है कि यह चोल वंश जो है समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। अब इसमें कौन सा कथन सही, कौन सा गलत है? तो इसमें जो पहला जो कथन दिया गया, विकल्प नहीं, जो कथन है, ये सही है, पहला वाला सही हो जाता है कि यह एक तमिल राजवंश था और 13वीं शताब्दी का यह एक मुख्य, कह सकते हैं, दक्षिण भारत में शासन करने वाले लोग थे ये। फिर जो एक दूसरा वाला कहा गया, ये गलत हो जाता है। क्यों? इसमें कहा गया कि समृद्ध गंगा नदी की घाटी में यह उत्पन्न हुआ था। बस यही वाला पॉइंट ये क्या है, गलत है। ये गंगा नदी घाटी में नहीं हुआ था। ये कह सकते हैं कि एक नदी का आपने नाम सुना होगा, पेन्नार नदी, और एक नदी है, कह सकते हैं, कावेरी नदी। तो इनके तट मध्य, कह सकते हैं कि तटों पर ये क्या हुए थे, इनका शासन था, ये वहीं पर उत्पन्न हुए थे। तो पहला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाएगा, और दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तो विकल्प कथन, कह सकते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि इनकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे, और यह एक ऐसा तमिल राजवंश था। शताब्दी 13वीं, हो सकता है ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इनसे क्वेश्चन बने। और कावेरी नदियों के जो है या फिर इनकी सहायक नदियां हैं, कावेरी और इसकी सहायक नदी, तो मध्य पूर्वी तट पर ये स्थित था। कौन? ये राजवंश, चोल राजवंश। प्रश्न संख्या जो 18 आपसे पूछा जाता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसकी जो नियुक्ति है PM की, वो तो राष्ट्रपति कर देंगे, ठीक है। जो बाकी जो कैबिनेट में, यानी कि मंत्रिपरिषद में लोग शामिल होते हैं, तो उसकी नियुक्ति अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि सलाह प्रधानमंत्री देगा और नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। एक प्रावधान किया गया, हो सकता है कि अगला जो पेपर बन रहा है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है, मंत्री और अन्य मंत्री और प्रधानमंत्रियों को मिला करके लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके लिए ये कहा गया, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये आपका हो जाता है 91वां संविधान संशोधन। और जो 91वें संविधान संशोधन कब किया गया? तो ये 2003 में संविधान संशोधन किया गया। तो ये आपका जो केंद्र सरकार है, यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा है, उसके लिए कहा गया। अब राज्यों के लिए भी इसी के अंदर एक प्रावधान था। इसमें 100 आपका कह सकते हैं अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये कहा गया कि मुख्यमंत्री को मिला करके, यानी कि चीफ मिनिस्टर को मिला करके, और जो अन्य मंत्री हैं इनको मिला करके जो कुल कह सकते हैं संख्या है, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये राज्यों के लिए भी प्रावधान था। राज्यों के लिए कौन सा? 164 आपका अनुच्छेद हो जाता है। अगर खंड की बात करें और डिटेल में, तो खंड 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न संख्या आपसे 16 पूछा गया था। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आपका है NHRC, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इनमें सदस्यों की अगर बात करें तो कुल सदस्य यहाँ पर जो आपका आयोग, यानी कि जो आपका ये बोर्ड एग्जाम करवा रहा था, उनके हिसाब से 9 आपका सही उत्तर बताया गया था। आप कुछ वो स्टैटिक जीके देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। NHRC की स्थापना की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार संरक्षण आयोग, तो ये इसके अधिनियम बनाया गया था 1993 में। तो इसके द्वारा स्थापना की जाती है, तारीख भी याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 को। यह एक वैधानिक संस्था है, यानी कि
विधि कानून बना करके इसकी स्थापना की गई थी। संविधान में इसका उल्लेख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 6 पदेन सदस्य हैं यहाँ पर। और यह एक क्या है? संविधिक पूर्ण आयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न संख्या 20 कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल जो हैं वो मौजूद हैं इस समय में। अब क्या है कि प्रदेश को मंडलों में डिवाइड किया गया, जिलों में डिवाइड किया गया, तो मंडल जो इस समय हैं अभी तक वो विकल्प पे यानी कि 18 मंडल हैं भारत में, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्य की बात कही जा रही है। अब जिलों की बात करें तो 18 मंडल और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश को इतने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े मंडल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मंडल जो है बड़ा वो लखनऊ हो जाता है, लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा जिले हैं। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें, ये जनसंख्या के हिसाब से है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि वोटर कहाँ पर हैं, वो प्रयागराज हो जाता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो लखीमपुर खीरी हो जाता है जिला। तो ये अंतर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा किस परिप्रेक्ष्य में, ये जनसंख्या के हिसाब से और ये क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया करेंसी को लेकर के कि चाइनीज करेंसी यानी कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीनी मुद्रा यहाँ पर आपकी हो जाती है विकल्प सी यानी कि रेमेनबी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो ताइवान में क्या चलता है? डॉलर चलता है। भारत में रुपया चलता है और लेबनान में पाउंड चलेगा और चीन में रेमेनबी, जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया हो। तो करेंसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक ठाक मात्रा में। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 22 कि कौन सा रसायन यानी कि केमिकल की बात कही जा रही है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। जब आतिशबाजी की जाती है तो जो वहाँ पर क्या होते हैं, जो रोशनी होती है ऊपर तो हरा रंग हमें दिखता है, जलता है जब, तो वो कौन सा केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर विकल्प सी एक जो सही उत्तर दिया हो यही होगा। विकल्प सी जो आपका दिया गया इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या हो जाता है, हरे रंग के लिए ये उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल है कह सकते हैं। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं भी चाह रहे हैं, यानी कि जिसकी ईमेल है वो नहीं चाहता कि हमको ईमेल आए, उसने या तो ब्लॉक कर दिया है या फिर वो ईमेल नहीं भेज सकता है, फिर भी क्या करते हैं, अवैध तरीके से आपकी ईमेल का पता लगा लेंगे और आपको ईमेल करेंगे। तो उस ईमेल को यहाँ पर स्पैम कहा जाता है। ठीक है, स्पैम की संज्ञा दी जाती है। और जो यहाँ पर स्पैम ईमेल करता है उसे क्या करते हैं, स्पैमर या फिर स्पैमिंग कहा जाता है इस काम को। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे। तो ये कैबिनेट में उस समय मंत्री कौन हो सकते हैं, तो अगले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। और इसके इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर उस समय था वो विकल्प सी था। तो कैबिनेट में कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया था कि CAPF और CPO यानी कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स ये वाला और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो हैं, तो इनके जो विजेता होते हैं उनको प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। संक्षिप्त रूप में ये बताया गया कि सामान्य अर्थ में इनके प्रयोग किए गए हैं, तो हमने इनका अर्थ बता दिया है, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं ये आपकी हो जाती हैं कुल 3 ट्रॉफियां हो जाती हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो आर्म्स फोर्स से अभी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 26 2010 के दौरान लागू हुई कि नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जो लागू हुई थी, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाता है सीधा सीधा वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प में बी में बताया गया कि एक कमेटी थी, कमेटी ऑन इन्फोर्समेंट और क्या है, डिस्पेरेंस। तो डिस्पेरेंसेस पर ये क्या है, ये कमेटी बनाई गई थी। तो ये क्या है, मानवाधिकार जो संधि है 2010 में लागू की गई थी उससे इसका संबंध है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो यह क्या है, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 2010 में लागू हुई थी। संधि का नाम क्या है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अगला जो प्रश्न संख्या 27 है ये पूछा गया कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं, यानी कि जो करेंसी वहाँ पर जो चलती है
आर्मेनिया की वो क्या है। तो करेंसीज यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एक ही पेपर में, तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। इसकी जो मुद्रा हो जाती है वो द्राम हो जाती है, यानी कि करेंसी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए सही उत्तर। और जो भारत की मुद्रा है वो रुपया है, आर्मेनिया की द्राम है, और कनाडा में क्या चलता है वो डॉलर चलता है। इसकी एक करेंसी हो जाती है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 28 जो आपसे पूछा गया था कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो उस देश का नाम हमें बताना है कि जीएसटी मॉडल हमारे यहाँ का नहीं है, हमने किसी से ये लिया है। उनके यहाँ चल रहा था तो अच्छा था, तो हमने भी क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, भारत ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कनाडा से लिया गया है। अब दोहरे की बात करते हैं तो भारत में क्या है, दो तरीके से चलता है। एक तो केंद्र सरकार लेती पर लगता है, ये क्या और क्या है, दूसरा एक राज्य सरकार। आप पढ़े होंगे कि CGST आपने नाम देखा, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और एक है SGST यानी कि स्टेट आपका जीएसटी है। अब जीएसटी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखते हैं। तो जीएसटी का नाम क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यह एक कैसा टैक्स है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, तो उसी के द्वारा इसकी जीएसटी की शुरुआत हुई। अब ये लागू कब से हुआ भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को एक ऐसा बाजार बनाना था जिसमें क्या हो, कर की दरें एवं प्रक्रिया क्या है, समान हो। इनका एक उद्देश्य क्या है, क्या बोलते हैं, एक बाजार, क्या बोलते हैं, एक बाजार और एक कर। इसका क्या एक ध्येय वाक्य आप कहीं पे ऐड में लिखा भी पाते होगे, पढ़े भी होगे, तो हो सकता है अगली बार एक कर एक बाजार एक कर हो सकता है पूछे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या जो 29 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जो पीस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो सही विकल्प यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 21 सितंबर को यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन बने कि अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है, हो सकता है ये शांति बार पूछ ले, अगली बार पूछे अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है, महात्मा गांधी का यहाँ पर जन्म दिवस होता है। और महात्मा गांधी के साथ में यहाँ पर किसका, लाल बहादुर जो शास्त्री जी थे, उनका भी यहाँ पर साथ साथ में जन्म दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को आपको ध्यान रखना है। फिर 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस आपने देख लिया। 15 सितंबर को यहाँ पर अभियंता दिवस मनाया जाता है, और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। फिर 28 सितंबर को क्या होता है कि विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है, रेबीज डे। और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 जो आपसे पूछा गया था कि सूची दी गई थी और हमें मिलान करना था। ये आपका जो मध्यकालीन इतिहास था उससे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो मिडिवल हिस्ट्री थी वहां से क्वेश्चन आया। तो वजीर, मीर बख्शी और मीर समन और प्रमुख काजी, तो यहाँ पर इसको हम सीधे सीधे देख लेते हैं ऑप्शन में, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो वजीर था यहाँ पर एक पद, तो ये था आपका राजस्व विभाग से संबंधित था। और जो मीर बख्शी का पद था यह सैन्य विभाग का एक प्रमुख होता था। और मीर समन जो है वो कौन था, ये शाही परिवार का एक प्रभारी था। जो शाही परिवार यानी कि जो राजा रजवाड़े थे या फिर कुछ सुल्तान होते थे, उनके परिवार का जो है प्रभारी होता था। अब प्रमुख काजी की बात करें तो यह क्या करता, न्याय विभाग का एक प्रमुख था। काजी क्या करता था, न्याय से संबंधित काम करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय, यानी कि चकबंदी के से आप क्या समझते हैं। तो चकबंदी से मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि है उसको एक जगह ले आना, एक जगह इकट्ठा कर देना। चक का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जमीन के पार्ट होते हैं उनको चक कहते हैं। और बंदी का मतलब क्या हो जाता है कि उनको बांध करके जो छोटे छोटे कई सारे पार्ट है एक बना देना, जिससे कि क्या हो, किसान को कृषि करने में, फसल को काटने में, जुताई करने में आसानी हो और पैदावार भी हो सके। चकबंदी अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कि छोटे छोटे किसान के खेत के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक क्या है उत्तर में, एक गांव के दक्षिण में, एक पश्चिम में है, तो उनको एक जगह इकट्ठा कर देना। कैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई जो कृषि लायक जमीन है उसको कृषक के गांव के घर के समीप आसपास में अदला बदली करवा करके एक बड़े टुकड़े में बदल देना, इसको चकबंदी कह सकते हैं। इससे क्या हो कि जो खेती क्या है आसानी से अच्छे से हो सके। अब देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 3 इस तरीके से बिखरा हुआ है, और चकबंदी में क्या किया गया कि कह दिया गया कि भैया आप यहाँ पर ले लो, आपका घर यहाँ नज़दीक है
तो आप पूरी जमीन यहाँ पर, उतनी जमीन आप यहाँ ले लो, और ये क्या करे, इतनी जमीन मिला करके इनका घर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसी को चकबंदी कहा गया था, चकबंदी का नाम दिया जाता है। अगली बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा यानी कि जो 2000 रुपए का नोट था, अब तो बंद हो गया, तो ये इसका डायमेंशन कितना था, इसका आकार कितना था। तो इसका आकार हो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर, यानी कि 66 mm से लेकर और इंटू मल्टीप्लाई 166 mm, तो 66 से 166 mm का यहाँ पर डायमेंशन दिया था, यानी कि उसकी बीमाएं यहाँ पर दी गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा मित्र, आप जानते होंगे शिक्षक रहे थे, तो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किनको शिक्षा मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यह कहा गया कि टीचर्स फॉर प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक रखे गए थे उन्हें शिक्षा मित्र कहा गया। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 34 नंबर है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, जनरली किस नाम से जाना जाता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विटीकल्चर जो दिया गया है ये किससे संबंधित है, आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर, तो विटीकल्चर आपका अंगूर से हो गया। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से होता है, और ये किससे होता है, ये शहतूत के पेड़ पे पलता है। ये क्या होते, कई प्रकार की रेशम होती, इरी रेशम और टसर रेशम। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, हम आपको आगे वाली क्लासेस में सारे कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर भी दिए हैं, तो उनको जा करके आप देख सकते हैं। अब मोरीकल्चर क्या होता है, तो रेशम कीट हेतु शहतूत जो उगाया जाता है उसे मोरीकल्चर कहा जाता है। और एविकल्चर क्या होता है, ये पक्षी पालन से होता है, ठीक है, तो ये पक्षी से संबंधित हो जाता है। एवियंस का मतलब ही होता है पक्षी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या जो 35 पूछा गया था कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया। तो अभी हमें जो राजस्व बोर्ड के संबंध में इससे पहले जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है कि राजस्व जो बोर्ड बनाया गया था उसके संबंध में, तो वहां से देखो फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया सेम पेपर में। तो हमने जो पॉइंट लिखाए थे ये उन्हीं में से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प सी सही उत्तर हो गया। इसमें किया गया कि कोर्ट्स ऑफ जो वार्ड से संबंधित कार्य था ये, उन्हें क्या कर दिया गया, 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था। डिटेल में उस क्वेश्चन को जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, फिर से बैक में अगर आपने नोट कर रखा है तो उसी को रिवाइज कर सकते हैं आसानी से, उसमें सब कुछ चीजें शामिल हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस निगम ने, यानी कि किस कंपनी ने 2019 में 16 क्या है HPDMU एक ट्रेन सेट है उसकी आपूर्ति के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ में अनुबंध यानी कह सकते हैं समझौता हस्ताक्षर किया, जिसे आप कभी कभी MOU के नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये कौन सा था, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है इसने किया था। ये करंट का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए सिर्फ यूपी की करंट नहीं पढ़नी है, भारत की भी जो पूरे देश की भी जो है वो भी पढ़नी है। प्रश्न संख्या जो 37 है इसमें क्या पूछा गया कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए। अब यहाँ पर पड़ोसी देश का नाम जिसने क्या किया, भारत और जापान के लिए मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया था। क्या था, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। इस तरीके से छोटे ध्यान रखना, अगली बार जो आप तैयारी कर रहे हो जिस पेपर की, आगे आने वाले जो एग्जाम उनकी, और पड़ोसी देश में क्या क्या किया है, भारत उसमें कहाँ शामिल है, और भारत के साथ में और कौन सा देश शामिल है, जैसे यहाँ पर जापान शामिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मैं इतना शब्दों को अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ कि आगे हम आपको कैसे पढ़ना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं। इसी यही प्रीवियस ईयर का फायदा होता है। और इसके लिए 37 नंबर के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि देखो श्रीलंका, पड़ोसी देश श्रीलंका, पड़ोसी देश यहाँ पर क्या है नेपाल पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर और क्या है जापान। तो इस तरीके से आपको करंट तैयार करनी है आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको सबसे अच्छा स्कोर हो सके। अब प्रश्न संख्या जो 38 पूछा गया 38 कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक जो है मार्च कह सकते हैं आयोजित किया गया, जिसे कभी कभी दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कब हुआ था, सीधे सीधे ये पूछ लिया कि कौन सा जो स्थल थे उनके बीच में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। ये शुरू किया गया था अहमदाबाद से लेकर के दांडी के बीच में, ठीक है, समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने नमक बनाया था।
अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो नमक सत्याग्रह यानी कि जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। देखो अगली बार हो सकता है आपके पेपर में नमक सत्याग्रह मिले, हो सकता है कुछ ना मिले, सीधे दांडी मार्च लिखे। तो ये 12 मार्च से शुरू होता है और 30 अप्रैल 1930 के बीच में ये चलता है। अहमदाबाद के समीप एक क्या है, साबरमती आश्रम था, तो वहां से दांडी गांव तक इन्होंने क्या किया था, यात्रा किया था। ये 24 दिनों तक इन्होंने पैदल यात्रा की। और कितने लोग इनके साथ में थे ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो 78 लोग शामिल थे। और इन्होंने 240 मील की यात्रा की थी, यानी कि 390 किलोमीटर की यात्रा की थी पैदल महात्मा गांधी जी ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गांधी और उनके समर्थकों द्वारा जो समुद्र का जो जल है वहां से नमक बनाकर जो ब्रिटिश की नीति यानी कि पॉलिसी है उसका विरोध करना था, उनका उल्लंघन करना था। तो ये वाला जो सेशन है यहाँ तक पर कंप्लीट होता है। हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर से आपका क्या होगा कि आगे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, हमको आगे पढ़ाई कैसे करनी, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आयोग का जो मूड है, आयोग का जो दिमाग है या उसका पैटर्न पेपर का है, उसको पढ़ करके आप चीज़ों को समझ सकते हो और आगे आने वाले पेपर की जो बेहतर तैयारी करके आप अपनी जो है वर्दी हासिल कर सकते हो। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, बाकी की चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगे।